नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। हम जो है संपूर्ण हिंदी ग्रामर जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके पिछले 2 वीडियोस मैं बना चुका हूं, वो अपलोड भी कर दिए हमने। और अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अन्यथा आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के इस वीडियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं जो है आपका आज का नया टॉपिक, जिसमें आप अयोगवा और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है आपकी, जिसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आप अगर किसी पेपर को दे चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपने पिछले क्वेश्चन देखे होंगे, जहां भी वर्णमाला पूछी जाती है तो वहां पे अयोगवा और जो व्यंजन होते हैं, मेनली व्यंजन की बात करेंगे तो वो बहुत बार पूछा जाता है कि मान लो यहाँ से ये व्यंजन कौन से, इसका उच्चारण स्थान क्या है, या स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखने के लिए हम क्या करेंगे, आज की इस क्लास को देखेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको चीजें समझ आए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, माँ सरस्वती का नाम लेकर के करते हैं श्री गणेश। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि हमने जो है कल वर्ण शुरू किए थे, वर्णों के बारे में पढ़ रहे थे। तो वर्ण हमने देखा था 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम देख रहे हैं क्या, कल हमने और एक चीज और डिस्कस कर ली थी। क्या कल हमने एक चीज और डिस्कस कर ली थी, जिसे बोलते हैं हम क्या, स्वर। ठीक है, स्वर के बारे में भी हमने जानकारी इकट्ठा कर ली है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन से प्रकार में कौन से स्वर आते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से देखिएगा। अन्यथा प्लेलिस्ट बनी है संपूर्ण हिंदी की, वहां से भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसे हम कहेंगे क्या, जिसका नाम है अयोगवा। पढ़ तो हम क्या रहे हैं, वर्ण ही रहे हैं। ये छोटी छोटी क्लासें आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इतनी बात को ध्यान में रखिए कि जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं, वही क्या करती हैं, नदी में एक सैलाब लेकर के आती हैं। ठीक है, एक नदी का रूप ले लेती हैं जब छोटी छोटी बूंदें आपकी इकट्ठा होती हैं। तो आप ये ना मानिए, मानकर चलिए कि भाई छोटी छोटी क्लासें चल रही हैं, धीरे धीरे समझाया जा रहा है। तो आपको ये सारी हिंदी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, और बहुत ही सरल तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें आपको समझ आए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो क्लासें रहेंगी छोटी छोटी। ठीक है, लेकिन आपने क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है। ठीक है, आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लासें छोटी छोटी रहेंगी, लेकिन चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं यहाँ पे। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अयोगवा, अयोगवा की बात करेंगे तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के वर्णों में जो है आपका एक तो स्वर आता है, दूसरा आता है आपका अयोगवा, तीसरे आते हैं आपके व्यंजन। अब ये जो अयोगवा की बीमारी है, इसके बारे में इसकी परिभाषा लिखिए, अयोगवा चीज क्या है। ठीक है, तो अयोगवा, अयोगवा चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है भैया, व्यंजन के साथ किया जाता है। व्यंजन के साथ, या ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वर्ण के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग किसी वर्ण के साथ किया जाता है, व्यंजन के साथ किया जाता है। और इनका क्या है, अगर आप इनको क्या करेंगे, अकेला लिखेंगे तो अकेले में इनका क्या नहीं रहेगा, अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, क्या नहीं रहेगा भैया, अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है,
तो इनका प्रयोग जब भी आप क्या करेंगे, किसी वर्ण के साथ करेंगे तो ही इनका मीनिंग बनेगा। अगर आप इनका स्वयं अकेला प्रयोग करते हैं, इन ऐसे लिख सकते हैं आप, इन चिन्हों को, इन चिन्हों इन चिन्हों का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना क्या भैया, एक चीज का ध्यान रखना कि भैया ये क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, और इनका प्रयोग आप व्यंजन या किसी वर्ण के साथ करते हैं तो इन चिन्हों का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, स्वयं में इनकी कोई सार्थकता नहीं होती है। इनकी सार्थकता कब होगी, जब इनका प्रयोग आप किसी वर्ण के साथ करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप लिखें क्या, अंत, तो देखिए अंत में आपने क्या लगाया, ये है अयोगवा। अयोगवा कौन सा, अनुस्वार। क्या है भैया, अनुस्वार है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका अनुस्वार है, और इसका प्रयोग हमने स्वर के साथ करा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहां तक की कहानी आप समझ गए होंगे, इतनी सी मैं बात समझ रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि भैया बताओ अयोगवा के भेद कितने होते हैं, अयोगवा के भेद कितने होते हैं, अयोगवा के प्रकार कितने होते हैं। तो लिख लीजिएगा, अयोगवा के 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये 2, 3, 4 क्या मतलब है इसका, वो चीज लिख लीजिएगा आप। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि भैया बताओ इनमें से कौन सा जो है अयोगवा का भेद है नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया क्या अयोगवा के मूल भेद बताओ, मूल भेद, मूल भेद पूछेगा तो कितने बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है, फिर जब पूछेगा कि भेद बताओ, तो भेद में अगर ऑप्शन में 3 और 4 दोनों हैं तो फिर आपका आंसर क्या रहने वाला है, 4। 3 और 4 दोनों हैं तो आंसर क्या रहेगा, 4। अगर ऑप्शन में 4 नहीं है लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेम कि अयोगवा के भेद बताओ, तो फिर क्या आंसर रहेगा आपका, फिर आंसर रहेगा 3। तो ये चीज आपने भैया ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मूल भेद पूछेगा तो मूल भेद में आपने क्या बताना है, मूल भेद में तो आप 2 ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब बात करेगा किस चीज की, भेद की बात करेगा, तो वो उसमें आप कितने बताएंगे, उसमें बताएंगे आप 2। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब ये भेद होते कौन कौन से, नंबर 1 लिख लीजिएगा, पहला है आपका अनुस्वार। क्या है भैया, अनुस्वार। ठीक है, क्या है, अनुस्वार। दूसरा क्या है भैया, दूसरा आपका विसर्ग, दूसरा क्या है, विसर्ग। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा क्या है भैया, तीसरा है आपका हलंत। क्या है भैया, तीसरा है हलंत। फिर बात करेंगे हम चौथे की, तो चौथा क्या, चौथा है आपका अर्धचंद्र बिंदु। क्या है भैया, अर्धचंद्र बिंदु। अब ये अनुस्वार की अगर हम बात कर लें, अनुस्वार की बात करेंगे तो अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है, मैंने आपको पहले बताया ये। ठीक है, बिंदी का जो होता है, जो अंग में लिखते हैं आप, ये अंग आहा पढ़ते थे हम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो है बिंदी जो लगाई है आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, ये आ गई विसर्ग आपकी, विसर्ग का चिन्ह होता है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। हलंत की बात करेंगे तो हलंत क्या होता है, आड़ी तिरछी रेखा। जैसे आपने शब्द लिखा क्या, पाठ्य। ठीक है, आपने शब्द लिखा मिट्टी। ठीक है, तो ये जो आप हलंत लगा रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे भैया, मिट्टी। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको बोलेंगे हलंत। हलंत, हलंत से मतलब आपका जो शब्द है वो शब्द नहीं, सॉरी, जो वर्ण है आपका या व्यंजन जो है उसको क्या बोलते हैं हम, शुद्ध व्यंजन हो जाता है या आधा व्यंजन गिना जाता है जिसमें आपका स्वर नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्धचंद्र बिंदु की। अर्धचंद्र बिंदु का चिन्ह कैसा होता है ये। ठीक है, अर्धचांद में बिंदी लगा दी आपने। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने लिखा आंख, आपने लिखा दांत,
दांत बहुत दिखा रहे हो, ठीक है, दांत लिख लिया, गांव लिख लिया, अंधेरा लिख लिया, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं आपके वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चिन्ह भी आपने ध्यान में रखने कि अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, अर्धचंद्र बिंदु, ये जो है आपके क्या आएंगे, ये आएंगे आपके अयोगवा भैया, ये आएंगे अयोगवा। और अयोगवा में जो ये आपका क्या है, अनुस्वार है। अनुस्वार का प्रयोग आप किसकी जगह पे करते हैं, पंचमाक्षर की जगह पे आप किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये आपके ऊपर के तीन है ना, ठीक है, अनुस्वार, विसर्ग और हलंत, इसमें देखिए आपने इसका ध्यान रखना जिस भी शब्द में ये तीन चिन्ह लगे होंगे, ठीक है, कौन कौन सा, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, ठीक है, तो वो शब्द आपका किसका माना जाएगा भैया, वो माना जाएगा आपका कौन सा शब्द होगा, वो माना जाएगा आपका तत्सम शब्द। कौन सा शब्द होगा, तत्सम। तत्सम माने संस्कृत के शब्द होंगे, और जिस शब्द में आपका क्या लगा होगा, अर्धचंद्र बिंदु, वो शब्द किसका माना जाएगा, हिंदी का। हिंदी, या आप कह सकते हैं उसे तद्भव, ठीक है, हिंदी, या आप उसे क्या कह सकते हैं भैया, तद्भव, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पे मेरी ध्यान मत दीजिएगा आप, क्योंकि बहुत अच्छी है, ठीक है, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। इतनी सी कहानी आपने ध्यान में रखनी कि अयोगवा के भेद कितने हैं। अच्छा, मूल भेद की बात करेंगे तो मूल भेद कौन कौन से होंगे, ये अनुस्वार और विसर्ग जो है आपके किस में आएंगे, मूल भेद में आएंगे, और बाकी दो आपके जो टोटल भेद है अयोगवा के उसमें गिन लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, इतनी सी बात मैं आपको समझ रहा हूँ। जैसे इसमें भी आप देखेंगे तो उदाहरण देखना है तो देख सकते हैं आप, जैसे आपने लिख लिया क्या, प्रातः, ठीक है, अतः, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे हलंत वाले, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपने समझ ली होगी, और अगर आपको दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होगा व्यंजन। ये क्या होगा, व्यंजन, ठीक है। अच्छा, व्यंजन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी सभी ने हिंदी में संधि का नाम सुना होगा और संधि पढ़ी भी होगी, तो जिन लोगों ने संधि पढ़ी है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि व्यंजन में कौन सी संधि है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यंजन में कौन सी संधि है, और व्यंजन का हो सकेगा तो व्यंजन का जो संधि विच्छेद है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम व्यंजन की, ठीक है। हमने स्वर की बात कर ली, हमने अयोगवा की बात कर ली। अब मेन जो हमारा तीसरा आ रहा है वर्ण का भेद, वो क्या है, व्यंजन। अगर हम बात करेंगे व्यंजन की, व्यंजन चीज क्या है, ठीक है। तो व्यंजन का देखिए, स्वर था अकेला, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता के बोला जा रहा था। अब व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में क्या है, व्यंजन में आपको दूसरे वर्ण की सहायता चाहिए, ठीक है। दो वर्णों के मेल से बनकर बनेगा ये। इसका मतलब अगर आपको व्यंजन को पूरा करना है, ठीक है, व्यंजन को पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको स्वर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें स्वर को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका व्यंजन बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा क, तो क में जो है क धन अ, ठीक है, क धन अ, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहां पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे व्यंजन के भेदों की, ठीक है, व्यंजन के भेद लिख लीजिएगा। और व्यंजन के भेदों की बात करूं मैं तो 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 ये एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछेगा, ठीक है। एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा या 5 पूछेगा। अब फिर से आप वही बोलेंगे, ठीक है, ये 3 नंबर मैंने आपको बताया। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन के भेद बताओ और ऑप्शन में तीनों हैं, तो आपका जो सही आंसर रहेगा क्या, जो मैक्सिमम नंबर है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या है, 5 जो है क्या हमारे पास मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे। तो ये आपका उत्तर रहेगा। अगर आप 5 आपका ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, 4। अगर 4 ऑप्शन में नहीं है, 4 और 5 ऑप्शन में नहीं है तो 3 होगा। लेकिन जब क्वेश्चन बदल जाएगा क्या कि भैया बताओ व्यंजन के मूल भेद, मूल भेद की बात करेंगे तो कितने होंगे, 3। जब व्यंजन के भेदों की बात करेंगे भेद तो कितने आएंगे, 4 और 5, ठीक है। मूल भेद पूछेगा तो 3 और भेद पूछेगा तो 4 और 5, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और
व्यंजन के रूप की बात करेंगे, व्यंजन के रूप की बात करेंगे कि व्यंजन के कितने रूप होते हैं। तो रूप बच्चे इसके कितने होते हैं, 2। ठीक है, व्यंजन के रूप कितने होते हैं, 2। कौन कौन से देख लीजिएगा, एक होता है स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन, ठीक है, और एक होता है आपका स्वर सहित, स्वर सहित व्यंजन। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, व्यंजन के रूप भी पूछ सकता है। व्यंजन के रूप हुए कितने, 2, स्वर सहित, स्वर रहित और स्वर सहित। स्वर रहित मतलब स्वर सहित को आप दूसरा नाम दे सकते हैं क्या, शुद्ध व्यंजन। इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप शुद्ध व्यंजन। और स्वर रहित मतलब शुद्ध व्यंजन नहीं है ये, ठीक है, इसमें आपका स्वर रहेगा स्वर सहित में। ठीक है, अब शुद्ध व्यंजन में जैसे आपने क्या लिखा, क, हलंत है, आधा है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्वर सहित में लिखा क। ठीक है, क में अब आपका क्या है, क धन अ, इस क में जो है अ जुड़ा है, इसमें नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन में ये फर्क होता है। व्यंजन के रूप कितने आगे भैया, 2 रूप आगे, ये भी देख लिया। व्यंजन के भेद कितने हो गए, 5, ये भी आपने देख लिया। आप ये 5 भेद कौन कौन से हैं वो चीज भी देख लो। ठीक है, तो 5 भेद कौन कौन से हैं, नंबर 1 लिखिएगा, स्पर्श या स्पर्शी भी कह सकते हैं आप इसको, या वर्गीय व्यंजन। पहला आएगा हमारा स्पर्श, वर्गीय, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु किसी न किसी स्वर तंत्री से स्पर्श होती है। स्पर्श का मतलब क्या है, टच। ठीक है, तो स्पर्श करती हुई बाहर निकलेगी, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु किसी ना किसी स्वर तंत्री से स्पर्श होती हुई, टच होती हुई बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं 5 वर्ग। आपके कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। ठीक है, वर्ग कितने हमारे पास, 5, और हर वर्ग में वर्ण कितने होंगे, 5। ठीक है, तो टोटल आपके स्पर्श व्यंजन कितने होंगे, 25। ये भी ध्यान में रखना आपने। अब कैसे होंगे वो चीज देख लो आप। नंबर 1 कवर्ग, यदि हम बात करेंगे कवर्ग की, तो कवर्ग में क्या आ जाएगा, क, ख, ग, घ और ज। ठीक है, क्या आ जाएगा, ज, सॉरी ज्ञ आएगा, ज्ञ पढ़ेंगे इसको। फिर आएगा आपका चवर्ग, चवर्ग में आ गया च, छ, ज, झ और ज। ठीक है, इसी प्रकार से आएगा आपका टवर्ग। ठीक है, ट, ट, ठ, ड, ढ और य। उसके बाद आएगा आपका तवर्ग। तवर्ग में क्या आएगा, त, थ, द, ध और न। ठीक है, इसी में आएगा आपका पवर्ग, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो ये 5 वर्ग हैं, और पांचों वर्गों में जो है आपका क्या है, 5-5 वर्ण हैं। ठीक है, और ये जो 5 वर्ण है आपके, ठीक है, ये जो 5 वर्ण है आपके, 1 मिनट मैं थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, अब इसकी बात करूं तो ये जो है 5वें जो है, इसको क्या बोलेंगे हम, पंचम वर्ण बोलेंगे। इन्हीं को आप अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, इन्हीं को आप नासिक्य वर्ण बोलते हैं। इन्हीं को आप पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अनुनासिक, नासिक्य, पंचम वर्ण, पंचमाक्षर, इन्हीं वर्णों को आप कहते हैं, जो आपके लास्ट के 5 होते हैं। इसको पढ़ते हैं क्या हम, इसको पढ़ते हैं ज्ञ।
ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ज, ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं य, और ये तो आप पढ़ ही लेते हैं न और म, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये क्या हमारे स्पर्श व्यंजन है, जो कि संख्या में कितने हैं, 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 25, ठीक है। वर्ग कितने हमारे पास, 5। हर वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आता है ये भी आपने देख लिया, इसका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया स्पर्श वर्णों की शुरुआत कौन से वर्ग से होती है, तो कौन से वर्ग से होगी भैया, क वर्ग से, और कौन से वर्ग लास्ट वर्ग है, तो ये है आपका वर्ग, ठीक है। और स्पर्श वर्गों की, स्पर्श वर्णों की जो शुरुआत है, व्यंजनों की शुरुआत है वो कौन से वर्ण से होती है, क से होती है, लास्ट कहाँ से होती है, म से होती है। ये चीज भी आपने ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिएगा आप, कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपने समझ ली होगी। और इसी में आते हैं आपके क्या, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप, उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन या तो बाद में करते हैं इसको, कोई बात नहीं, उत्क्षिप्त व्यंजनों को बाद में करेंगे हम। अब नेक्स्ट देखिए, यहां तक की कहानी समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पर्श व्यंजन हो गए। स्पर्श के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब आएंगे हमारे पास अंतस्थ व्यंजन। दूसरा नंबर क्या हमारे पास, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में अगर हम देखें, अंतस्थ व्यंजनों को हम बोलते हैं दूसरा नाम यण व्यंजन। क्या बोलते हैं भैया, यण व्यंजन बोलते हैं। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अंतस्थ का मतलब क्या होता है, अंतस्थ का मतलब होता है जब किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और हमारी श्वास वायु है वो कहाँ जा रही है, अंदर फेफड़ों की तरफ जा रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, ठीक है भैया। इतनी सी कहानी आपने क्या रखनी है, ध्यान में, ठीक है। तो ये कहानी अगर आपने ध्यान में रख ली तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आगे भी आप देखेंगे संधि में काम आएगा आपका, उच्चारण स्थान में काम आएगा आपके, ठीक है, समास में भी काम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए आप, ये अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, लिख लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल और व, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हुए, य, र, ल और व, ठीक है। ये हो गए अंतस्थ व्यंजन हमारे, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा क्या, तीसरा आता है हमारे पास क्या, तीसरा क्या आया, तीसरा आया हमारे पास ऊष्म व्यंजन। तो यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, ऊष्म व्यंजनों की बात कर रहे हैं, ऊष्म व्यंजनों को आप दूसरा नाम देते हैं क्या, संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों को दूसरा नाम देते हैं हम क्या, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऊष्म माने गर्म, तो जब भी आप ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा भैया, गर्म सांस बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी, गर्म सांस बाहर निकलेगी। जब भी आप श, श, स, ह का उच्चारण करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके जो मुंह से श्वास वायु निकल रही है वो कैसी निकल रही है, गर्म, ठीक है। तो ये ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से, वो लिख लीजिएगा। यहां पे आएगा आपका श, श, स, ह, ठीक है। श, श, स, ह जो है ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, दोनों का जो दोनों नाम है वो एक ही के हैं। ये आपके जो वर्ण है इन्हीं को ऊष्म और संघर्षी व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। यहां तक की कहानी आपने समझ ली, ठीक है। अब दूसरा चौथा पॉइंट आप इसमें देखेंगे क्या, चौथा पॉइंट है आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हमारा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को आप जटिल व्यंजन, या आप कह सकते हैं मिश्रित व्यंजन, ठीक है। जटिल व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहते हैं इनको। अब ये हैं कौन कौन से, वो चीज भी देख लो भैया, हैं कौन कौन से। नंबर 1 श,
ट्र, च और श्र। लिखने में हम मतलब वर्णमाला में काउंट करते हैं सिर्फ 4 को, और लिखने में प्रयोग करते हैं हम एक ध्या भी होता है आपका, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सिर्फ लिखने में करते हैं, वर्णमाला में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वर्णमाला में कितने आते हैं संयुक्त व्यंजन? सिर्फ 4 आते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि ये 4 जो संयुक्त व्यंजन है वो आपके बनते कैसे हैं। तो आइए देखिएगा, इनकी अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिखा क्या, क्ष लिखा है, क्ष का जो आपका मेल बना वो कैसे बना? क धन श धन अ से। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि भैया बताओ इसका जो खंडित रूप है, जो सही रूप है वो क्या है? क धन श धन अ। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसका ध्यान रखेंगे आप। आगे आपका क्या है? त्र, त्र में क्या है? त धन र धन अ। ठीक है, और दूसरा आपका ये है, ये कैसे बना है? ज धन ज धन अ से। फिर आपके पास क्या? श्र, श्र में क्या आएगा? श धन र धन अ। ठीक है, श धन र धन अ। तो इसका आपने क्या रखना भैया? ध्यान रखना है। ठीक है, आप देखिए मतलब इसमें जो पहला आपका ये है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर ये देखें तो ये आधा क लग रहा है आपको, और इसी को अगर आप काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आधा, ये जो श का रूप ले लेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो त होता है, आधा त जब भी लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको आप ये मान के चलिए, ठीक है, आधा त मान के चलिए। यहाँ पे आप जो प्र लिखते हैं, प्र में जैसे प लिखा आपने तो ये ऐसे लिखते हैं, तो इसको आप र मान के चलिए, तो र पूरा है। जब भी संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे या वर्णों की बात करेंगे तो एक के ऊपर जो दूसरा वर्ण होता है आपका वो क्या रहता है? जैसे आपने क्या लिखा? कर्ण लिखा। ठीक है, तो इसमें जो ये र है ऊपर लिखा है ना, इस य के ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब इस र का अर्थ क्या हुआ? ये है स्वर रहित व्यंजन, मतलब शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, ऊपर जो ऊपर वाला वर्ण हमेशा क्या होता है? आधा। ठीक है, और नीचे वाला वर्ण क्या होता है? हमेशा पूरा। जब भी 2 वर्ण एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो इसकी जो इनकी फॉर्मेशन है वो आपने ध्यान में रखनी है, कैसे कैसे बने हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर आपने ध्यान में रख ली तो आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है, 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे देखेंगे हम चौथा पांचवा भेद हमारा क्या रहेगा? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या रहेगा भैया? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ एकदम से खड़ी होती है और एकदम से बैठ जाती है। ठीक है, एकदम से खड़ी होगी और एकदम से बैठ जाएगी। कौन से वर्ण हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजनों में भी आते हैं, ड और ढ, जैसे सड़क, मेंढक। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, उत्क्षिप्त व्यंजनों का एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप, क्या कि इनका प्रयोग आप शब्द की शुरुआत में कभी भी नहीं करेंगे। जब जहां भी आपको शब्द की शुरुआत में अगर कहीं पे उत्क्षिप्त व्यंजन दिख जाता है तो वो क्या है? वो शब्द आपका गलत है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इनका प्रयोग होगा शब्द के बीच में और शब्द के अंत में प्रयोग हो सकता है। शब्द की शुरुआत में इनका प्रयोग कभी नहीं होगा, और जिन भी शब्दों में इनका प्रयोग हुआ होगा, ठीक है, तो वो शब्द आपके कौन से होंगे? किसके शब्द होंगे? वो शब्द होंगे आपके तद्भव शब्द। ये भी ध्यान में रखेंगे आप। वो शब्द कौन से होंगे आपके? वो शब्द होंगे आपके तद्भव शब्द। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपने समझ ली होगी, मैं इतना समझ रहा हूं। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वो डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अगर हम काउंट करेंगे, काउंट कर लें, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कुछ पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी पूछे जाते हैं आपसे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं आपके कौन कौन से? 4 हैं, च, छ, ज और झ। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजनों की बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी कौन से हमारे? वो हैं ये। ठीक है, वर्णमाला की कर्कश कर्कश या कठोर ध्वनियां। कर्कश व कठोर ध्वनियां कौन सी आपकी?
ट, ठ, ड, ट, ठ, ड और ढ। ठीक है, ये क्या है? वर्णमाला की कर्कश व कठोर ध्वनियां हैं, इसका भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका ध्यान रखोगे तो ये आपका ध्यान रखेंगे भैया। इतनी सी कहानी आपने ध्यान में रखनी है। ये चीजें मैं आप समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अभी हम देखेंगे कि ये जो आपका टोटल वर्णमाला में कुल वर्ण जो बनेंगे आपके वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किस चीज की? स्वरों की। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर कितने आ गए? 11। योगवा की बात करेंगे तो मूल की बात करेंगे हम। ठीक है, तो कितने आ गए? 2। ठीक है, फिर है व्यंजन। व्यंजन में आ गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो कितना आएंगे? 5 गुना 5 25। ठीक है, फिर बात करेंगे हम अंतस्थ की। अंतस्थ कितने हैं? 4। फिर बात करेंगे ऊष्म की। ऊष्म कितने हैं? 4। फिर हम बात करेंगे किस चीज की? संयुक्त की। ठीक है, तो संयुक्त में कितने आ गए? 4। फिर बात करेंगे हम किस चीज की? उत्क्षिप्त की। उत्क्षिप्त में कितने आ गए आपके पास? 2। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो कितने हो गए? 11 13 13 और 38 38 4 42 42 4 46 46 और 4 50 50 और 2 52। टोटल कितने हो गए? 52 वर्ण। कई किताबों में 53 भी है, 54 भी है, 50 भी है, तो आपने ध्यान रखना कितने? 52। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्णमाला। वर्णों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें देख लीजिएगा, आपको आंसर में क्या करना है? 44 48 एंड 52। यदि ऑप्शन में तीनों है तो आपका आंसर क्या रहेगा? 52। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो मूल में भाई साहब 44 ही रहेंगे। ठीक है, कितने? 44 ही रहेंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मूल का पूछा है तो अगर पूछा है आपसे किसका कि वर्णों की संख्या बताओ, मूल नहीं है, तो फिर आपने कितना बताना है? 52 बताना है, 52 बताना है। और 52 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? फिर आपका आंसर रहेगा 48। ठीक है, 48 के टाइम में आपका ये भी हट जाएगा, आपका ये भी हट जाएगा। ठीक है, और जब 44 की बात करेंगे तो संयुक्त हट जाएगा। मूल में आपके स्पर्श और अंतस्थ ऊष्म और क्या आ जाएंगे? स्वर आ जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था एक कि भैया बताना जरा कि व्यंजन शब्द में संधि कौन सी है? व्यंजन शब्द में संधि कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है। इसके अलावा जो कल नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में अगर आपने कुछ चीजें सीखी हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।